स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जैसे आंच पर चढ़ा हुआ है। इस बीच इंडिया गठबंधन के एक बड़े घटक दल उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिससे सब हैरान हैं। और हैरान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने जो बात कही है इस पर सब लोगों को विचार करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कराना चाहती है। ये बात तो ठीक है। इसके लिए फिर आगे वो कहते हैं कि बहुत सारी भीड़ भी जुटाई जाएगी, बसों में, ट्रकों में, ट्रेनों में भरकर लोगों को वहां पर लाया जाएगा। ये भी ठीक हो सकता है। इसके आगे जो उन्होंने कहा कि जब ये तमाम लोग वापस जा रहे होंगे अयोध्या से, तो फिर कोई गोधरा जैसी घटना हो सकती है। गोधरा क्या था जरा याद कीजिए आप। गोधरा 2002 में 27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक बोगी को जला दिया गया, जिसमें 59 लोगों की, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे, उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद फिर आपको सब कुछ मालूम है कैसे गुजरात में दंगे हुए, और आज तक जो है आप समझ सकते हैं कि हमारी राजनीति में उसकी सारी चर्चाएं की जाती हैं। उद्धव ठाकरे लेकिन ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो आखिर ऐसी बात क्यों कह रहा है? इतना बड़ा ये तो आरोप ही है सीधे सीधे, वो किसी पर क्यों लगाने की कोशिश कर रहा है? ये समझ से थोड़ा परे रागी जी। देखिए, एक बार अगर बयान है तो हम सुनवा दें, एक बार सुन लेते फिर बात करें। काहे को समय बर्बाद कीजिएगा, थोड़ा सुन लीजिए। जो मुद्दा सत्यपाल मलिक किंवा त्या महुआबाईंनी सांगितले की येत्या काही दिवसामध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणीच सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतायत 23 जानेवारी। म्हटलं चांगलं आहे, स्वागत आहे, पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यातनं यायचं, आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं, तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील, आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। हे सगळे डावपेच आहेत त्यांचे। तो कह रहे हैं करवाएंगे। देखिए, कई बार आईटीओ से मैं गुजरता हूँ, आपने भी देखा होगा, गुजरा होगा, तो कई बार लोग एक आध ऐसे मिल जाते हैं मानसिक तौर पर विक्षिप्त, जो अपने कपड़े फाड़ते रहते हैं और वो नरेंद्र मोदी को गाली देते मिलेंगे, सबको गाली देते। मैं उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। तो उद्धव ठाकरे राजनीतिक विक्षिप्तता के उस दौर में पहुँच गए हैं, उस स्तर तक पहुँच गए हैं जहाँ वो कुछ भी बोलते हैं। मुझे तो लगता है कल जाकर के कोई आकलन इनका करे कि राजनीति में सत्ता के लिए वैचारिक पतन के यदि कोई सबसे बड़ा नमूना देखने को मिला, तो मैं नीतीश को भी नहीं कहूँगा। वो पलटी मार है, ठीक है, राजनीतिक, उनको कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, वो सत्ता के लाशा से जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी को भी नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता की राजनीति की है। लेकिन जिस शिवसेना का जन्म ही विचार के आधार पर हुआ था, उसके पहले तो सोशलाइजेशन हुआ, क्योंकि वो पहले जो उत्तरी भारतीय थे उसके खिलाफ नफरत करते थे, लेकिन लार्जर हिंदुत्व के फ्रेमवर्क में वो राम मंदिर मूवमेंट के बाद आया और उनमें एक बड़ा परिवर्तन आया था, व्यापक परिवर्तन आया था। लेकिन उस विरासत को, कहते हैं ना कि हम अपने बाप की विरासत को आगे ले जाते हैं। राजनीतिक पूंजी हो, वैचारिक पूंजी हो, उन दोनों विरासत को आगे ले जाने का दायित्व तो इन पर था। लेकिन उद्धव ठाकरे उस स्थिति में पहुंच गए हैं, न इनमें क्षमता। इसीलिए कहा जाता है आप नेतृत्व किसे सौंप रहे हैं, यह भी देखने का काम पिता का होता है। बाला साहब ठाकरे जी ने अपने दायित्व का सही निर्वाह नहीं किया। पुत्र के हाथ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आज लाखों करोड़ों हिंदू जो इनको सुन रहे होंगे, वो कोस रहे होंगे, उनको लगता होगा क्या इसी शिवसेना को बाला साहब सर, मैं तो ये कह रहा हूं, ये विचारधारा, विरासत, इसको भी छोड़ दीजिए। वो जो कह रहे हैं वो खतरनाक कितना है। नहीं, मैं उसी लिए आप देश में एक खतरनाक बात की चिंगारी छोड़ रहे हैं। मैं इसी उसका ये दूसरा स्टेज में यही कहने वाला था कि आप ये कह रहे हैं कि कार सेवकों पर जो पेट्रोल जलाया गया था, वो 2 डब्बे जलाए गए थे, S7, S8, क्या वो जानबूझ करके प्रायोजित हिंदुओं ने किया था? ये तो लालू यादव की भाषा थी।
वो जो बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट में लालू यादव ने वही काम करवाया था, कांग्रेस पार्टी ने यही काम करवाया था, यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। वही कहना चाह रहे हैं कि 2002 में भी इनसाइड जॉब था, यहां भी इस बार ऐसे ही कराया जाएगा। वही उनके बोलने का मतलब तो यही है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे तो लगता है ना कि देखिए कई बार हम लोग लोकतंत्र में जो लूज कैनन की तरह कई चीजें मतलब छोड़ ही देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि हेट स्पीच पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुओ मोटो कार्रवाई होनी चाहिए, इससे बड़ी हेट स्पीच क्या होगी? अभी हम लोग लगातार जिसको कहते हैं ना कि कह रहे हैं कि आप सनातन पर हमला कीजिए, हिंदू पर हमला कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कहा जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और ये तो बाकायदा टाइमलाइन जैसा बता रहे हैं। और अगर सचमुच इनको ऐसी कोई आशंका है तो इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जाके पिटीशन डालनी चाहिए और या केंद्रीय एजेंसियों को उद्धव ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए, क्योंकि इस देश में नेता आग लगाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। और सचमुच मुझे लगता है कई बार कि ठीक है, आप कई लोगों को पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर 2013 से विशेष करके हम सुन रहे हैं, कोई कहता है देश ही छोड़ देंगे, कोई कहता है मोदी आ गया ये कर देगा, संविधान खत्म हो जाएगा। तो लगता है कि कैसे ऐसे हो गए होंगे। उद्धव ठाकरे को तो अभी कितने दिन हुए, अभी कितने जुम्मे हो गए होंगे उनको उधर गए हुए, और उनका हाल ये हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर मसला है और उस पर सचमुच सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर और कोई टिप्पणी आगे करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच है। त्रिवेदी जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर बयान है उनका, और मतलब मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता ऐसे कि किसी एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री से, हालांकि मुझे ध्यान नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले ही ये चुनाव से पहले अयोध्या दर्शन करके भी आए थे ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे भी गए थे। और विचारधारा की बात, जैसे रागी जी ने की, विचारधारा की बात तो है ही, लेकिन उनकी इस विचार मतलब इसको तो हेट स्पीच मानता ही हूं मैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहली बात तो ये समझना चाहिए। और इस पर सुओ मोटो एक्शन भी लेना चाहिए सरकार को भी, या जो भी एजेंसीज है, कि भाई आप बताइए कि कैसे हो रहा है ये। लेकिन पॉलिटिकल देखें तो शायद उद्धव ठाकरे को समझ नहीं आ रहा कि उनके इस बयान से ही जो वो वहाँ उनका जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, वो कंफ्यूज हो रहा है। वैसा कल तक तो आप ही हमसे जय श्री राम के नारे लगवाते थे, अयोध्या चलने की बात करते थे, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि बाबरा मस्जिद को शिव सैनिकों ने गिराया है। तो वो कंफ्यूज है, और शायद इसी वजह से एकनाथ शिंदे जो है इस पार्टी को लेकर ले उड़े, क्योंकि उनको लगा कि ये विचारधारा से कहीं दूर चले गए हैं। नहीं, इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि भाई काशी के मंदिर के और मथुरा के मंदिर पर उनकी राय क्या बनती है? ठीक है, क्या वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं? समय थोड़ा कम रह गया, दो तीन और पॉलिटिकल विषयों पर हम लोग एक बयान में आपका जरूर मौका है उनके पास कि नीतीश कुमार जी से भी पूछ लेते, क्योंकि नीतीश कुमार जी उस वक्त रेल मंत्री थे। मैं नीतीश जी पर ही आ रहा था अभी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी और हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, सब लोग राष्ट्रपति के उस डिनर में गए थे जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने केवल एक सुखविंदर सुक्खू कैसे आ गए मालूम नहीं है, उनको रोका नहीं या उनको आने दिया या उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि नहीं जाना है। देखिए, अमित शाह जी ने विधिवत प्रेस से वार्ता में ये बात बताई कि कोई रोक नहीं था, कोई रोक नहीं थी, बात तो साफ हो गई। छोटा सा ऑफिशियल इंडिया अलायंस को, ये इन 3-4 मुख्यमंत्रियों का पहुंचना और इंडिया अलायंस क्या बताया जाए, क्या संदेश क्या है? नहीं, एक तो एक कि मैं इसको लोकतंत्र के खूबसूरत चित्र के तौर पर देखता हूं। एक बहुत सुंदर है, ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ देश के मुख्यमंत्री हैं, जो नहीं आए वो मुझे लगता है मलाल कर रहे होंगे। शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई और किसी ऐसे कार्यक्रम में रहे, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि आप किसी जगह पे जाकर खड़े होते हैं, अचानक अहम की लड़ाई होती है, कोई एक बात लग जाती है, लेकिन जब आप ऐसे आयोजनों में इस तरह से देखते हैं, और कई बार कहते हैं कि मन बदल गया, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से मन बदल गया है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये खबरें लगातार चलती हैं, पॉलिटिकल एक तरह से कहे कि कयास लगाने की बात है, किस्सेबाजी की। लेकिन निश्चित तौर पर ममता बनर्जी हो, MK स्टालिन हो, जिनके बेटे ने सनातन पर ऐसी टिप्पणी की, ये नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, इन सारे लोगों को वहां ये तो जरूर लगा होगा ना कि एक व्यक्ति देखिए इतना बड़ा आयोजन करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भोज में बुला लेना, वो जाते, भोजन करते, चले जाते, मुख्यमंत्री को पूछता कौन है इतने बड़े आयोजन में, लेकिन वो एक एक मुख्यमंत्री को पकड़ कर ले जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मन बदल रहा है क्या? ऐसा लगता है आपको? नहीं, क्या मन बदलेगा? नहीं, मन बदलने का पता नहीं, लेकिन ये जो लोग फेडरल स्ट्रक्चर पर बार बार बात करते हैं कि भाई ये फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रही है सरकार, ये सब कर रही है, यही तो फेडरल स्ट्रक्चर है ना हमारा, कि केंद्र सरकार जिस चीज का बड़ा आयोजन कर रही है उसमें सारे मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। जब आपको आमंत्रित किया गया और आप उसमें नहीं आ रहे, क्योंकि वहां तो कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं थी ना, सारे चीफ मिनिस्टर्स भी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हिंदुस्तान को, तो वो करना चाहिए। और यदि इसको ये देखा जाए तो ये तो उनके लिए ज्यादा खतरनाक बात है कि जो लोग आए क्या उनका मन बदल गया है।
मैं इसको मन बदलने जैसा नहीं समझता, ये एक अच्छा फैसला था। जो भी मुख्यमंत्री वहां पर शामिल हुए और जिनको आए, चाहे वो स्टालिन हो, ममता जी हो, हालांकि ममता जी को लेकर इतनी नाराजगी हुई, लेकिन अधीर जी को पता नहीं कि सुक्खू भी वहां पर गए थे। तो नहीं, कमाल की बात यह है कि पहले ही सोशल मीडिया पर कांग्रेसी नेता टूट पड़े कि नहीं ये तो जो हमारा इंडिया अलायंस है उसकी मूल भावना के खिलाफ अगर कोई गया तो अब बताइए मूल भावना देश की होनी चाहिए। बोले कि कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, लिखा सोशल मीडिया पे, ट्वीट किया कि भाई ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन इंडिया के मुख्यमंत्रियों को इसमें शरीक नहीं होना चाहिए। तो इसका आयोजन पाकिस्तान ने तो नहीं किया था। मतलब आप मानसिकता देखिए। नहीं, वो अपनी जिसको कहते हैं ना दरबारीपन जो है, वो अपने दरबार के लिए कर रहे थे। उनको लग रहा था कि इससे राहुल गांधी खुश होंगे, श्रीमती सोनिया गांधी खुश होंगी, और ऐसा हुआ भी। अशोक गहलोत के और भूपेश बघेल तो के चर्चा सोशल मीडिया पर ये हो रही है कि सुक्खू साहब का क्या होगा। वही गफलत में तो नहीं चले गए। मैंने कल भी यही सवाल पूछा था और मैं तो कहूंगा कि ईश्वर उनको बचा कर रखे, वो लोकतांत्रिक परंपरा को बचाए हैं। हम सबका दायित्व नहीं, हर्षवर्धन जी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बेहतर छत्रप पैदा हुए हैं, और ये जो छत्रप हैं वो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी दया कृपा पर नहीं है। चलें सर, ये तो आगे देखते हैं, बात होगी। तो हमारी आपसे मुलाकात कहानी कुर्सी की में अब कल होने जा रही है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मेहमानों का, प्रोफेसर रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि आज एक बड़ा मुकाबला है क्रिकेट का। तो आज 2:30 बजे आप हमारी वो खास पेशकश क्रिकेट पर देखिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।